नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आपने पूछे हैं मुझसे मेरे वीडियोस पर कमेंट करके। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है मिस्टर प्रवीण ने। प्रवीण चेन्नई के रहने वाले हैं और 32 इयर्स के हैं और प्रवीण ने अपना जो पोर्टफोलियो है वो डिस्क्लोज़ किया है, बताया कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और प्रवीण, आपने गोल लिया है 15 करोड़ रुपीस का आज से 25 साल के बाद। तो पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा। अक्सर लोग या अक्सर व्यूअर्स जब बात करते हैं कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, गोल बनाना है और आज से 25-30 साल के बाद 4-5 करोड़ का गोल लेकर चलते हैं, तो क्योंकि पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। और मैं बता दूं कि यदि मैं बात करूं आज से 25 साल के बाद 15 करोड़ की, तो ये लगभग 4 करोड़ के आसपास ही होंगे। यदि मैं सिर्फ 6% का इन्फ्लेशन जैसा आपने भी कहा है, तो ये करीब 3.5 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होगी 15 करोड़ की आज से 25 साल के बाद। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल सही है कि कम से कम अपने 4 करोड़ 3.5 करोड़ का जो आज की वैल्यू है उसका लक्ष्य लिया है, लेकिन शायद ये पैसे भी काफ़ी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं प्रवीण आपकी बात करूं कि आपकी एज है 32 इयर्स की और आप बात कर रहे हैं 25 इयर्स के बाद आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, तो इसका मतलब उस वक्त आपकी एज होगी 57 इयर्स की, 32 प्लस 25। अब 57 के बाद यदि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली जाए 90 इयर्स 100 इयर्स की, तो ये समझ में आता है कि इस पैसे पर कितने साल निर्भर रहना है। तो इसके लिए अच्छा है कि कम से कम आपने 15 करोड़ के बारे में सोचा है, लेकिन हो सके तो अमाउंट इससे भी बड़ा होना चाहिए। जितनी लंबी उम्र होगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा और हम चाहते हैं कि सभी 100 साल जिए और अच्छे पैसे हों ताकि रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है उसे और भी ज़्यादा एंजॉय किया जा सके। तो ये तो सही है, 15 करोड़ का आपने टारगेट लिया है और जैसे मैंने कहा कि और हो सके तो आप उम्मीद कीजिए कि ये और ज़्यादा बढ़े। स्कीम्स पारंपरिक टैक्स सेवर फंड इस कैटेगरी की एक अच्छी स्कीम है। मेरे एसेट टैक्स सेवर भी अच्छी स्कीम है। HDFC मल्टी कैप फंड, इसमें आप 5000 रुपीज़ पर मंथ SIP कर रहे हैं, अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी अच्छा है। ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 में आप 2500 की SIP कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 में 2500, यानी दोनों मिलाकर 5000 रुपीज़ की SIP हो रही है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5000 पर मंथ, साथ ही NPS में भी आप 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्कीम अच्छी है और आपका जो एलोकेशन है वो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में है। यानी कि मिड कैप फंड में डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन थ्रू मल्टी कैप फंड, थ्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड आप कर रहे हैं, तो ये सही माना जा सकता है, आपका एलोकेशन ठीक है। अब बात करते हैं कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे हम कितने रिटर्न्स की उम्मीद करें। और मैं यहाँ पर NPS को थोड़ा अलग कर देता हूँ, पहले बात करता हूँ जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। तो क्योंकि आप 33,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और यदि मैं 12% का CAGR भी यहाँ पर लेकर चलूँ तो 10% के स्टेप अप के साथ आपका जो अमाउंट है वो करीब 13 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। और साथ ही आप क्योंकि 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं NPS में, और मैं NPS पर यदि 10% का रिटर्न भी एज्यूम करूं और वहाँ पर हम स्टेप अप नहीं मान के चलते हैं तो भी 62,15,000 हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पर भी स्टेप अप करते रहेंगे तो आपके वहाँ पर करीब 1 करोड़ 56 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। तो मतलब 15 करोड़ का जो टारगेट आपने लिया है वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 12% क्यों, उससे भी ज़्यादा कि हम उम्मीद करें, तो जैसा मैंने कहा कि 15 करोड़ से अधिक का कॉर्पस हमें प्लान करना चाहिए और ये
मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आपको अच्छे, इससे भी अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि स्टेप अप कहाँ पर करूँ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर टैक्स सेवर जो फंड्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी फंड्स में आप स्टेप अप करें और हर स्कीम को 10% से बढ़ाएं, तो ये सही रहेगा, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और इंटरनेशनल फंड और साथ ही स्मॉल कैप फंड है। तो आप सभी में स्टेप अप करें और टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। हो सकता है कि एक वक्त पर या किसी वक्त पर ये स्कीम अच्छा परफॉर्म ना करें या उनसे आगे अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद ना हो, तब उस वक्त पर डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या आपको चेंजेस करने हैं। बट एज ऑफ नाउ ये स्कीम अच्छी दिखाई दे रही हैं और इन स्कीम से आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपने अपना टारगेट सेट किया, जिस हिसाब से आपने अभी प्लानिंग शुरू की है और स्कीम का सिलेक्शन किया है, मेरे हिसाब से मैं आपको इसके लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। पढ़ते हैं आगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है ऐश्वर्या चिकोड़े ने। ऐश्वर्या जी का सवाल है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को लेकर। जानना चाहती हैं कि ये फंड कैसा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक मिड कैप फंड है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी, यदि हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें। और फंड काफ़ी बड़ा हो गया है, इसका कुछ 33,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन फ़ंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। और इस फंड को मिस्टर हर्षा उपाध्याय मैनेज करते हैं, जो कि एक बहुत ही सीजन फंड मैनेजर हैं और बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है और वेल डाइवर्सिफाइड है। इस पोर्टफोलियो, इस स्कीम के पोर्टफोलियो में, यानी कि जो लास्ट डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से 80 स्टॉक्स हैं और जो एलोकेशन है वो मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप में भी है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फंड माना जा सकता है। आप इस फंड में बने रह सकती हैं यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और यदि इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं तो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन यदि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, कि आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी इस कैटेगरी का मुझे एक अच्छा फंड लगता है। हालांकि दोनों की अप्रोच थोड़ी अलग है। जहां इस स्कीम का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक फोकस्ड अप्रोच फॉलो करता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नीलम गुप्ता ने। नीलम जी की एक शिकायत भी है कि उन्होंने 3 बार क्वेश्चन पोस्ट किया लेकिन उनको आंसर नहीं मिला, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो कुछ कमेंट्स समहाउ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अभी आपका सवाल मैंने पढ़ा है और मैं इसका उत्तर भी आपको दूंगा। तो आपने कुछ स्कीम में एसआईपी की हुई है। कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप लिखा है आपने, बट ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड होगा, जो कि एक मिड कैप फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक फ्लेक्सी कैप है और इसमें इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नाम से मालूम चलता है, स्मॉल कैप फंड है। और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है। और क्वांट एक्टिव फंड, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। इन स्कीम्स में आप एसआईपी कर रही हैं और सब मिलाकर 11,000 पर मंथ की एसआईपी हो रही है फॉर लास्ट 1 ईयर। तो स्कीम अच्छी हैं, एलोकेशन भी आपका अच्छा है। इसके अलावा आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं 11,000 पर मंथ, और साथ ही पीएफ में भी आपका कंट्रीब्यूशन है 20,000 पर मंथ का। उसके अलावा आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी ली हुई है, जहां पर 10,000 का प्रीमियम है। 2 स्कीम है आपके पास में और 15 ईयर और 20 ईयर का टर्म है। तो पहली बात तो यह है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि चाहे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हों, आप यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। और ये ट्रेडिशनल प्लान्स हैं बेसिकली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देखिए, यदि आपने अभी शुरुआत की है तो आप इन्हें बंद करने के बारे में भी सोच सकती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, और लॉन्ग टर्म में पैसों की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही पीएफ में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अगर ये वीपीएफ है, वॉलंटरी प्रूडेंट फंड है, तो यहाँ पर भी आप
थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम कर सकती हैं ताकि आप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स को बढ़ा सकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसा आपने लिखा है कि आपका जो टारगेट है 17 ईयर के बाद 17 ईयर की एज होगी जब आपकी बेटी की, जो कि अभी 16 मंथ्स की है, तब आपको 2 करोड़ मिले, और रिटायरमेंट के लिए आपका टारगेट 7 करोड़ का है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि 6% का इन्फ्लेशन हम मानकर चलें तो आज से 28 ईयर्स के बाद 7 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 1 करोड़ 36 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए आपको 7 करोड़ नहीं बल्कि और भी बड़े अमाउंट के लिए प्लान करना चाहिए। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर चलें तो ये बेहतर रहेगा। अगर मैं रिटायरमेंट की बात ना करूं, पहले सिर्फ जो पहला गोल है बच्चे की हायर एजुकेशन उसकी बात करूं, तो यदि हम म्यूचुअल फंड में जो आप 13,000 पर मंथ की SIP कर रही हैं वहाँ पर 12% का CAGR एज्यूम करूँ तो ये पैसे बनते हैं लगभग 71 लाख रुपीज़, और आपका जो टारगेट है वो है 2 करोड़ का। तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर आप ये जो पैसे हम उम्मीद कर रहे हैं 71 लाख की म्यूचुअल फंड के जरिए प्लस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो आपने ली हैं उस पर मुझे पता नहीं कि सम एश्योर्ड क्या है और कितना आप इकट्ठा कर पाएंगी, लेकिन 2 करोड़ रुपए यहाँ पर होते हुए इकट्ठा होते हुए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपनी SIP अमाउंट को साल दर साल बढ़ाना चाहिए ताकि आप ये गोल अचीव कर सकें, और साथ ही क्योंकि रिटायरमेंट की बात है तो उसके हिसाब से भी आपको बड़े पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में अपनी SIP अमाउंट बढ़ानी होगी। तो यदि आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप अभी से अपना कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा सकती हैं, और साल दर साल भी आपको इसे बढ़ाना चाहिए। और यदि ये मुमकिन नहीं है तो जो आप VPF में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं या फिर PLI में आप प्रीमियम पे कर रही हैं, वहाँ पर देखिए क्या आप उसे स्टॉप कर सकती हैं, आप कंट्रीब्यूशन कम कर सकती हैं ताकि SIP अमाउंट बढ़ाया जा सके। लॉन्ग टर्म में SIP वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नीलम पाठक ने। नीलम जी का सवाल ये है कि यदि 3 साल तक पैसों को रखकर फिर SWP करें तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, और 15 साल के लिए, और उम्र है 58 साल की। तो नीलम जी मैं कहूँगा कि SWP के लिए हाइब्रिड स्कीम्स सूटेबल मानी जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप यंग एज में वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स बेहतर माने जा सकते हैं, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कि आपको रेगुलर पैसे विड्रॉ करने हैं तो ऐसे में हाइब्रिड स्कीम्स बेटर होंगी। और 3 साल तक रखकर और फिर विड्रॉ करने की आप बात कर रही हैं, ये और भी उचित निर्णय है आपका। तो आप यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो कि हाइब्रिड की एक कैटेगरी है वहाँ पर पैसों को रखें, और अल्टीमेटली क्योंकि वहाँ पर भी एलोकेशन इक्विटी में है तो रिस्क तो है, तो 3 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगी तो थोड़ा पैसा बढ़ जाए उसके बाद आप विड्रॉ करेंगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो स्कीम्स में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इन फंड्स में आप पैसों को इन्वेस्ट करें और फिर 3 साल के बाद आप इन स्कीम से SWP शुरू कर सकती हैं। और ध्यान रहे जब भी SWP करें तब आप जो विड्रॉल हैं उन्हें थोड़े छोटे रखें, यानी कि यदि आप 0.5% यानी कि आधा % हर महीना विड्रॉ करेंगी तो ये बेहतर होगा। इससे होगा ये कि यदि रिटर्न्स थोड़े कम भी मिलते हैं तो आपका जो कैपिटल है उसका लॉस कम होगा या नहीं होगा। यानी कि यदि आपने उम्मीद की कि आप हर महीना 1% विड्रॉ करें और रिटर्न आपको मिलते हैं आधे % के, तो जो बाकी का आधा % है वो आपके कैपिटल में से विड्रॉ होगा, और समय के साथ हो सकता है कि अरेंजमेंट लंबे समय तक ना चल पाए या समय के साथ पूरा जो पैसा है यानी कि वो कम होता रहे। तो इसके लिए पहली बात हाइब्रिड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जब आप SWP कर रही हों तो आप ऐसा मान के चलिए कि 1 लाख के सामने 500 रुपये ही विड्रॉ करें ताकि ये पैसा बढ़े। और भविष्य में क्योंकि आपके जो विड्रॉल्स हैं वो बढ़ने भी चाहिए, तो यदि कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा भी, सिर्फ विड्रॉ ही नहीं करेंगी बल्कि वो बढ़ेगा भी, तो समय के साथ आप विड्रॉल के अमाउंट्स को बढ़ा भी पाएंगी। सो ये है आपके लिए राय। ऑल द बेस्ट टू यू।
और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है विवेक त्रिपाठी ने। विवेक जी ने कहा है कि वो हर दिन मेरा वीडियो देखते हैं और उन्होंने मुझे फॉलो भी किया हुआ है और उन्हें काफ़ी ज्ञान भी मिला है वीडियो देखकर। सो विवेक जी धन्यवाद आपका कि और मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे वीडियो से जानकारी मिलती है। और साथ ही आपने कहा है कि आप एक स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप इस तरह की स्कीम्स हैं तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। उसकी दो वजह हैं। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा रहती है, ये आप जानते होंगे। और दूसरी बात, पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप में एक अच्छी तेज़ी रही है और इतनी अच्छी तेज़ी के बाद थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता है या उतनी अच्छी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जाती है। तो उस हिसाब से आपका नज़रिया यदि लॉन्ग टर्म का होगा तभी आपको स्मॉल कैप ऐड करना चाहिए। और साथ ही आप SIP के जरिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ये लमसम करने के बजाय बेहतर होगा। तो स्मॉल कैप फंड में आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या एक्सिस स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। मैं टाइम पर आपको आपके सवालों के उत्तर देता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।